Hello, my dear students. Welcome back. Good morning to all of you. Today we will start next topic electrolytic cell and electrolysis. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी आता है ना। हमने इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता था, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें जस्ट अपोजिट होता है। एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सेल या फिर डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इट मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो अपने आयंस में डिसोशिएट होता है और केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकिंग ऑफ, है ना, टूटना। तो किसका टूटना, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है, वो अपने आयंस में डिसोशिएट होता है। तो इस प्रोसेस का नाम इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस पड़ा कि व्हेन पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद फिर उस कंपाउंड के हमको प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, मिलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक समझने के पहले हम यहाँ सेल देखते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है, जो कि नॉन कंडक्टिंग होता है। नॉन कंडक्टिंग मतलब इसमें छुए एकदम को करंट नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा रिएक्शन इसके अंदर में होता है। तो इस नॉन कंडक्टिंग इसलिए लिया जाता है ताकि जब इसको हम कराए तो इसको टच करने पर हमको करंट ना लगे, क्योंकि ये भी कंडक्टिंग होगा तो फिर रिएक्शन पूरा हो जाएगा इसके साथ भी। तो इसलिए नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेते हैं, जैसे प्लास्टिक का या फिर ग्लास का बना हुआ। और इसमें फील्ड होता है सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का हमको इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है उसका सॉल्यूशन फील्ड होता है। और ये तो जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को हम मॉल्टेन या फिर एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, उसके आयंस फॉर्म में लेंगे। जब वो आयंस में डिसोशिएट होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। फिर इसमें मेटल के हम इलेक्ट्रोड्स डीप करते हैं। फिर इसमें मेटल के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको हम एक्सटर्नल वोल्टेज के टर्मिनल से ऐड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एनोड जो होता था वो निगेटिव होता था और कैथोड पॉजिटिव होता था, लेकिन इसमें अपोजिट होता है। इसमें एनोड पॉजिटिव होगा, मतलब जिस इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे वो कहलाएगा क्या, एनोड। और जिस मेटल की रॉड को हम सेल के निगेटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे वो कहलाएगा कैथोड। मतलब इसमें कैथोड और एनोड का साइन चेंज हो जाता है। किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। उसमें पॉजिटिव होता था कैथोड और एनोड निगेटिव होता था, लेकिन इसमें एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव होता है। लेकिन इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो वहां कैथोड और एनोड पर होता था वही यहाँ पर भी होगा, बस साइन चेंज हुआ है। हमेशा आपका जो ऑक्सीडेशन होगा ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन एनोड एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन कैथोड। ठीक है, तो यहां पर हम बता रहे हैं कि इसमें भी टू मेजर इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होते हैं ऑकर्स इन इलेक्ट्रोलाइसिस आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस प्रोसेस में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस होंगे वो आयंस अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट करेंगे। तो इसमें जो एन आयंस होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है एन आयंस तो पॉजिटिव को एनोड, एनोड की ओर अट्रैक्ट होंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस आप देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऐसे साइन बने, मतलब यहाँ पे एन आयंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करके एनोड पर क्या होंगे, लिबरेट होंगे। अगर गैस होगी तो लिबरेट होंगे या फिर डिस्चार्ज होंगे। मतलब हमेशा इलेक्ट्रोलाइट के आयंस अपने सॉलिड या गैसियस फॉर्म में जाएंगे। गैस है तो गैसियस फॉर्म में, सॉलिड है तो सॉलिड फॉर्म में जाएगा। तो एन आयंस के चार्ज डिस्चार्ज जाएंगे। तो ये एन आयंस के पास माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देकर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। और जस्ट अपोजिट जो कैट आयंस होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिवली चार्ज कैथोड के ओर अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर ये क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन कमी है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना चार्ज को डिस्चार्ज करते हैं और कैथोड पर लिबरेट या फिर डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है,
उसी तरह से अब हम एक चीज़ है जो रिमेंबर याद रखने वाली बात है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेंस में मैंने आपको लोन लिखवाया था, LOAN लोन। लोन मतलब क्या था कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है हमेशा एनोड पर, जो कि निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर एक वर्ड याद रखना है आपको, पैनिक। इसके लिए पैनिक का मीनिंग होता है PA मीन्स होता है एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होगा, ऑक्सीडेशन तो होता ही है, ऑक्सीडेशन वहां भी होता था। और NiC का मीन्स है निगेटिव कैथोड, कैथोड निगेटिव होता है। मतलब ये याद रखने के लिए मैंने एक आपको बताया कि पैनिक वर्ड से आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, अगर आप भूल जाओ तो ये वर्ड आप याद रखते हो। पैनिक मीन्स पॉजिटिव एनोड, एनोड पॉजिटिव, और NiC मीन्स निगेटिव कैथोड, ठीक है। और कैथोड पर रिडक्शन ही होता है हमेशा, एनोड पर भी ऑक्सीडेशन ही होता है, चाहे हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन सेल ले या फिर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन ही होगा। अब यहाँ पर हम समझाते हैं एट एनोड पर हमेशा जो कैथोड है, देखिए कैथोड मतलब कैटायन, एनोड मतलब एनायन। कैथोड पर कैटायंस मीन्स जिनके पास प्लस चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। आप देख भी सकते हो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है और वो अपने आयन से डिस्चार्ज हो जाता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोलते हैं। क्लियर है आपको। उसी तरह से एनोड पर एनायन, दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, एनोड पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर एनायंस आएंगे जिन पर नेगेटिव चार्ज है। एनायंस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लॉस करेंगे और अपने चार्ज को डिस्चार्ज करेंगे। एनायन इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज कर रहा है और अपने चार्ज को डिस्चार्ज कर रहा है, और इस तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर देख सकते हो एनोड पर जो आपका एनायन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, मतलब दे रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्लियरली समझ में आ गया है, ठीक है। फिर इसका हम अभी एक्सपेक्ट देखेंगे, माइकल फैराडे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइसिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय माइकल फैराडे इन 1820। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया किसने, माइकल फैराडे ने। एंड इन्होंने रिलेट किया, किसको रिलेट किया, जो क्वांटिटी होती है चार्ज जो पास होता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इलेक्ट्रोड से, उसकी क्वांटिटी को उन्होंने किससे रिलेट किया, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट या लिबरेट होता है उस सब्सटेंस के अमाउंट से चार्ज ऑफ क्वांटिटी को इन्होंने रिलेट किया, ठीक है। और इनके लिए 1 फैराडे इक्वल्स टू एक वैल्यू होती है, जो 1 फैराडे इक्वल्स टू होता है एवोगैड्रो नंबर इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब 1 फैराडे जो होता है इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू के बराबर होता है, तो उसमें हम 1 मोल बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू तो हम जानते हैं 1.602 इंटू 10 टू द पावर -20 19 है ना। तो 1 फैराडे में क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की चार्ज को ही हम 1 फैराडे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स में जब एवोगैड्रो नंबर्स की वैल्यू और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी ये वाली 96,487 कूलम मोल इनवर्स। और फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट हम इस वैल्यू को कितना लेते हैं, जो हमको न्यूमेरिकल आता है, तो 96,500 कूलम मोल इनवर्स, ठीक। हम ये वैल्यू लेते हैं। तो 1 फैराडे को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द फैराडे इज 1 फैराडे को डिफाइन करेंगे द फैराडे यूनिट ऑफ चार्ज विद द सिंबल F, द फैराडे यूनिट ऑफ चार्ज विद द सिंबल ऑफ F defined as the charge on 1 mole of electron। इसका मतलब यहीं पर पूरा इसका मीनिंग छुपा है। हम किसकी चार्ज को, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को हम 1 फैराडे बोलते हैं, और 1 फैराडे इक्वल्स टू होता है 96,500 कूलम, ठीक है। तो क्लियर समझ में आ गया कि द फैराडे यूनिट ऑफ चार्ज विद द सिंबल ऑफ एस डिफाइंड इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज को ही 1 फैराडे बोलते हैं। अब ये वैल्यू होने के बाद अब आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम बताएंगे। इसके 2 लॉ हैं, फर्स्ट है फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसके बाद है फैराडेज सेकेंड लॉ तो ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, द अमाउंट ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस
deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि जो भी केमिकल सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन जो इलेक्ट्रोड पर लिबरेटेड या डिपॉजिट होता है उसकी जो अमाउंट होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है उसकी अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सपोज किसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कि सब्सटेंस का मास या अमाउंट जो लिबरेट या फिर डिपॉजिट हो रहा है वो क्या है, W है। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है उसको हम W मान रहे हैं और जो उसमें करंट पास हो रहा है उसकी क्वांटिटी को हम Q मान रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये हो गया आपका W की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो W इक्वल्स टू यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी कौन से लगाएंगे, Z इक्वल्स टू Q। Z को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो Z क्या है, where Z is the proportionality constant called the equivalent इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोला जाता है। Z को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोला जाता है। और इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे हम, इट इज द मास ऑफ, ये है ना W अपॉन Q, तो क्या बोलेंगे, इट इज द मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। क्या है ये, Z क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिपॉजिटेड और लिबरेटेड बाय पासिंग ऑन कूलम्ब ऑफ चार्ज। जब कूलम्ब ऑफ चार्ज को हम पास करते हैं तो उसमें ग्राम में जितना भी मास सब्सटेंस डिपॉजिट या फिर लिबरेट होता है उसको हम Z से डिनोट करते हैं। इसका मतलब Z क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आ गया फैराडेज फर्स्ट लॉ, है ना, कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस में एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, तो द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पासेस through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight। मतलब टू और मोर सब्सटेंसेस का जो वेट होता है या जो अमाउंट होता है उसमें जो हम सेम क्वांटिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वो सेम क्वांटिटी में रहेगी। तो उस कंडीशन में वो जो डिफरेंट सब्सटेंस का अमाउंट है वो उनके इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा, केमिकल इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सपोज जो दो सब्सटेंस 1 और 2 दो सब्सटेंस लिए, एक का नाम 1 एक का नाम 2 है, उनके जो मासेस है वो W1 और W2 है और इन्हीं दो सब्सटेंस के जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट केमिकल सब्सटेंसेस के वो है E1 E2। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अब हमको ये इक्वेशन मिलेगा, क्या, W1 अपॉन W2 अपॉन इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। तो ये है आपका फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन, है ना, कि दो सब्सटेंसेस के मास का अपॉन उनके इक्विवेलेंट मास के अपॉन के इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम जानते हैं कि द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सेल, है ना, कि किसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स होता है वो डिपेंड करता है उसमें हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर, जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं, एंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो इस इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं वो मोल्टेन है कि वो एक्वस है। अगर एक ही सब्सटेंस का हम मोल्टेन स्टेट में कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट का और एक्वस सॉल्यूशन में कर रहे हैं, दोनों में हमको डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं। हम इसको एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl देखेंगे और इसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl लेंगे। NaCl का मोल्टेन फॉर्म मतलब उसको पिघलाकर और एक बार उसको हम वाटर में एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। तो उन दोनों कंडीशन में हम देखेंगे कि क्या दोनों में हमको सेम प्रोडक्ट मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। तो
मोल्टेन NaCl का जो कॉमर्शियल इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो कैरिड आउट होता है डाउन सेल में, ठीक है। इस डाउन सेल के बारे में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाउन सेल को आप पढ़ेंगे, तब उसमें आप डाउन सेल को भी देखेंगे। अभी सिर्फ जान लीजिए डाउन सेल में होता है, उसमें एक कैथोड और एक एनोड होता है। तो एट द कैथोड Na+ गेट रिड्यूस टू सोडियम मेटल। इस सेल में जो कैथोड होता है उस पर NaCl रिड्यूस होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो एनोड पर आपका पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज एंड सोडियम रिड्यूस होगा सोडियम मेटल में। एंड एट द एनोड क्लोराइड आयन गेट्स ऑक्सीडाइज टू Cl2 गैस, है ना। एनोड पर क्या होगा, जो एनायन क्लोराइड आयन है वो ऑक्सीडाइज होगा किसमें, Cl2 गैस में। इसमें दो हाफ सेल रिएक्शन होंगे, तो उन हाफ सेल रिएक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे, एट कैथोड सोडियम आयन, हमको पता है कैथोड पर रिडक्शन होता है तो सोडियम आयन गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सोडियम मेटल, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट, उनके आयंस डिस्चार्ज हो जाते हैं हमेशा। उसी तरह से एट एनोड क्लोराइड आयंस क्या करेगा, लिबरेट इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर -7 इलेक्ट्रॉन की वजह ज्यादा है, तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस है तो, है ना, तो गैस में कन्वर्ट हो गया वो। इस तरह से नेट रिएक्शन इज ऑब्टेन बाय एडिंग हाफ रिएक्शन। इन दो हाफ रिएक्शन जब एडिंग करेंगे तो हमको ओवरऑल रिएक्शन ये मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब हमको समझ में आया कि कैथोड पर हमको सोडियम मेटल मिलता है और एनोड पर हमको क्लोरीन गैस मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl में क्या प्रोडक्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। यहाँ पे हम NaCl को वाटर में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इसमें हमको दो टाइप के आयंस मिलेंगे, Na+ आयन एंड क्लोराइड आयन। और साथ में यहाँ पर वाटर का दो चीज होगा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। In the electrolysis of an aqueous NaCl solution, more than one reaction is possible at each electrode। यहाँ पर एक से ज्यादा रिएक्शन होगी, लेकिन जैसे कि at the cathode Na+ as well as H2O can reduce, यहाँ पर Na+ का भी रिडक्शन होगा और वाटर का भी रिडक्शन होगा, लेकिन इन दोनों में से कौन से रिएक्शन जो है वो फेवर्ड में होगा या उसको माना जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है सोडियम मेटल में, और वाटर का रिडक्शन हो रहा है H2 गैस में, ठीक है, ठीक। और इनके लिए इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -2.71 वोल्ट एंड इसका 0.83 वोल्ट। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा रिड्यूस होता है, ठीक है। तो इसमें से किसका है 0.83 माइनस जो वैल्यू है वो क्या है, सबसे ज्यादा है ना, जिसके साथ माइनस का साइन लगा होता है और लोएस्ट वैल्यू होती है वही ज्यादा होती है। तो इन दोनों में सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, वाटर का रिडक्शन का है। इसका मतलब कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, ये वाला रिएक्शन को हम मानेंगे, ये वाले रिएक्शन को हम नहीं मानेंगे, मतलब ये वाला रिएक्शन फेवर्ड है। इसके बाद हम एनोड पर आते हैं, तो एनोड पर क्लोरीन या क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। वाटर का रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो जब क्लोराइड आयन का रिडक्शन होता है तो वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होता है ना, लिबरेट होता है, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू -1.36 वोल्ट होती है। और जब वाटर ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होने पर H2 गैस, और जब वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो हमको कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ये आप चीज याद रखेंगे। और साथ ही इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट। अब यहाँ पर भी आप बोलोगे वही कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो ज्यादा फेवरेबल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किसका है, आप देख रहे हो दोनों में से क्लोरीन और वाटर मॉलिक्यूल्स में किसका ज्यादा है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का है। लेकिन हम इस वाटर मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन को नहीं लेंगे, हम क्लोरीन के ऑक्सीडेशन को लेंगे। मतलब कि हमको दो रिएक्शन मिल गए फाइनली, इन दोनों में से हमको किसको लेना है, और कैथोड इन दोनों में किसको लेना है, वो किस पर डिपेंड करता है, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अगर दो कैटायंस हमको मिले, दोनों कैटायंस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा हम उसको लेंगे। उसी तरह एनोड पर अगर हमको दो ऑक्सीडेशन
दो एनायंस मिल रहे हैं, उनमें से हम किस एनायन के रिएक्शन को लेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जा रहा है, यहाँ पे हम कम वाले को क्या कर रहे हैं, जिसका कम है, ज्यादा इसका है कम इसका है, इसको हम क्लोराइड आयन को क्यों ले रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको लिया जाता है तो इसको लेना था, लेकिन हम इसकी जगह ये ले रहे हैं। इसका हमने 1.36 वाले मतलब क्लोराइड आयन के हाफ से रिएक्शन को क्यों लिया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको क्यों लिया गया। पहले हम यहाँ पर ओवर रिएक्शन लिख लेते हैं। ओवर रिएक्शन में कैथोड पर हमने जो हुआ है, जो मेनली हम लेंगे उसको लिख लेंगे, ये वाटर वाला हुआ था, और एनोड पर कौन सा वाला हुआ था, क्लोराइड आयन वाला हुआ था। ठीक है, तो इनको इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ में हम लिख लेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन करने के बाद ऐड करते हैं तो आपकी ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, और हमको मिल गया 2H2O प्लस Cl। यहाँ पे H2O का क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हमको वैल्यू ई सेल की कितनी मिल गई, -2.19 वोल्ट। इस तरह से हमको क्या मिला, कैथोड पर इसका जो प्रोडक्ट मिला, हमको क्या मिला, कैथोड पर H2 और एनोड पर क्लोरीन गैस। ठीक, तो हमको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का जो प्रोडक्ट है वो हमको मिली, क्या क्या मिल रहा है, आपका हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड, है ना। प्रोडक्ट चेंज है ना, मोल्टेन में अलग था, उसमें Na और Cl था, इसमें हमको प्रोडक्ट मिल रहा है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ठीक, तो अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि हमको ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू दो एनायंस में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो होना चाहिए था, जबकि हमने यहाँ कम वाले के लिए। इसका रीजन ये है कि हम ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर आपका ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट लगता है, जब वाटर से ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है ऑक्सीजन O2 में, तो ये जो एक प्रोसेस है ये काइनेटिकली स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या करने के लिए, इसकी रेट को, स्पीड को बढ़ाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज दी जाती है। इसी रिएक्शन में एक्स्ट्रा वोल्टेज दी जाती है। एक्स्ट्रा वोल्टेज दी जाने के कारण इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल पहले कितना था, -1.23 था, वो इतना हो जाता है। क्या हो जाता है, बढ़कर इतना बढ़ जाता है, -1.23 से बढ़कर कितना हो गया, -1 मतलब घट जाएगा, सॉरी, क्योंकि -1.23 था तो ये कितना हो गया, 1.48, मतलब कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल एक्स्ट्रा वोल्टेज के कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, इतना हो गया। और यहाँ पर जो क्लोराइड आयन था वो तो पहले से ठीक ठाक था। ठीक है, तो उसमें जब हम एक्स्ट्रा वोल्टेज लगा रहे हैं तो उसके जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उस पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो ओनली 1 पॉइंट में क्या होता है, कम हो जाता है, 1 पॉइंट में कम हो जाता है। लेकिन इन दोनों के जो चेंज हुए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम देखते हैं तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, अब इसका ज्यादा है। ठीक है, ये कितना पॉइंट कम हुआ, 1 पॉइंट, और ये कुछ ज्यादा ही हुआ। तो जो बदले हुए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम देखते हैं तो किसका ज्यादा है, इन दोनों ही रिएक्शन के लिए ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए ज्यादा है। इसलिए हमने यहाँ पर किसको लिया, क्लोरीन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिया। ठीक है, क्लियर है अब आपको कि क्यों हुआ, ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में हमने कम वाले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्यों लिया, तो आप ये वाला रीजन बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमको रिमेंबर रखना है, आपने यहाँ देखा था वाटर का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। जब वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन होता है तो उसका इक्वेशन इस तरह से होगा, उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और उसकी वैल्यू -0.83 वोल्ट होगी। और जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो वाटर से क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 वोल्ट होगा। ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसलिए रिडक्शन के टाइम पर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी लेनी है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितनी लेनी है, ये याद रखने के लिए ये मैंने लिखा है। फिर ये जो दो चीज लास्ट में कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर किस कैथोड पर क्या हो रहा है, दो कैटायंस हमको मिल रहे हैं या दो कैटायंस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में आउट ऑफ 2 कैटायन दैट कैटायन, 2 कैटायंस का रिडक्शन हो रहा है, तो उस कैटायन को हम लिबरेट मानेंगे या उस कैटायन को हम लेंगे जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
ज़्यादा होगा। जैसे हमने इसको लिया था, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था। उसी तरह से आउट ऑफ 2 एनायंस है ना, एनोड पर अगर हमको 2 एनायंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम उस एनायन को डिस्चार्ज के फॉर्म में लेंगे या मानेंगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो इस केस में हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, इसी को लिया। इसका ये बाद में बढ़ क्यों गया, क्योंकि ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट लगा है। तो आपको हमेशा रखना है कि कैटायंस पर कैथोड पर 2 कैटायंस है, उनमें से हम उस कैटायन को लेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। उसी तरह एनोड पर हम उस एनायंस को लेंगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल